नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक प्ले के बारे में। प्ले का नाम है डेथ ऑफ अ सेल्समैन। ये वेरियस स्टेट लेवल एग्जाम्स जैसे JSSC और भी काफ़ी सारे स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है प्ले, और इस वीडियो में आपको इसकी एक प्रॉपर समरी मिल जाएगी। डेथ ऑफ अ सेल्समैन एक 1949 का प्ले है जो लिखा था अमेरिकन प्लेराइट ऑथर मिलर ने। इनको इसके लिए अवार्ड भी मिले थे। इनको पुलित्जर प्राइज मिला था 1949 का इस प्ले के लिए, क्योंकि अपने आप में शानदार प्ले था, और साथ में इनको टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट प्ले भी मिला था। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि डेथ ऑफ अ सेल्समैन एक ट्रेजेडी है, ऑलराइट, क्योंकि नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि एक सेल्समैन की मृत्यु होती है। और यहाँ पे ये हम पता करेंगे कि सेल्समैन कौन था, उसने क्या सुसाइड करी या वो किसी और तरीके से मर गया, उसकी फैमिली पे क्या उसका इम्पैक्ट होता है। अ लॉट ऑफ थिंग्स शैल बी कवर्ड। अब यहाँ पे जो मेन थीम कवर किया गया है इस प्ले में वो है अमेरिकन ड्रीम का। अमेरिकन ड्रीम क्या होता है? दुनिया भर में ये माना जाता है कि अमेरिका इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपको अगर कुछ बनना है, मेहनत से आप कुछ लाइफ में बनना चाहते हो, तो अमेरिका उसके लिए सबसे बेहतरीन जगह है। वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, और वहाँ पे जैसे एक परसेप्शन है कि कोई भी मेहनत करके बहुत अमीर बन सकता है और एक बहुत ही बढ़िया लाइफ बिता सकता है। तो जो बढ़िया लाइफ वो बिताता है उसी को हम अमेरिकन ड्रीम कहते हैं। मगर क्या अमेरिकन ड्रीम सबके लिए एग्जिस्ट करता है? और 1940s में किस तरीके से लोग अमेरिकन ड्रीम के पीछे भाग रहे थे, इस स्टोरी में ये कवर किया है। ऑलराइट, तो इसका फॉर्मेट ये रहेगा। सबसे पहले मैं इस प्ले की जो बेसिक स्टोरी लाइन है आपको बताऊंगा। उसमें मैं बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में नहीं बताऊंगा। फिर जब बेसिक स्टोरी लाइन ख़त्म हो जाएगी उसके बाद जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा प्ले है। अगर मैं सब कैरेक्टर्स को एक साथ मेन स्टोरी के साथ आपको बताना मैंने स्टार्ट कर दिया तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा और याद रखने में भी आपको प्रॉब्लम आएगी। ऑलराइट, पहले मेन स्टोरी लाइन समझ लो, उसके बाद मैं आपको और उसमें जो एडिशंस हैं वो देता रहूँगा। और घर बैठ के आप वेरियस एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं विद स्टडी IQ। हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर वेरियस एग्जाम्स लाइक SSC, बैंक, UPSC। हमारे कोर्सेज या टेस्ट सीरीज परचेज करने के लिए आप studiiq.com पे जा सकते हैं, और यू कैन कॉल दीज नंबर्स दैट यू सी ऑन द स्क्रीन। तो हमारी कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर्स के साथ, जिसका नाम है विली लोमैन, LOMAN। ऑलराइट, तो लोमैन फैमिली के बारे में यहाँ पे काफ़ी बात होगी। विली लोमैन पिता हैं, इनकी पत्नी है लिंडा लोमैन, और फिर इन दोनों के 2 बेटे हैं। उनके बारे में भी बाद में बताऊंगा आपको। पहले ये समझ लो कि विली लोमैन की लाइफ कैसे बीत रही है। ये 63 साल के हो चुके हैं और पिछले 36 सालों से ये एक सेल्स कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। विली लोमैन खुद एक सेल्समैन है और काफ़ी भाग दौड़ वाली नौकरी है इनकी। इनको एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाना होता है सेल्स पिच करने के लिए, और इसमें इनको काफ़ी प्रॉब्लम भी आ रही है, क्योंकि नंबर 1 ये काफ़ी बूढ़े हो गए हैं। नंबर 2, अब सिंस ये काफ़ी बूढ़े हो गए तो ये इतने प्रोडक्टिव नहीं रहे, तो उसकी वजह से जो कंपनी में इनकी वैल्यू थी वो भी काफ़ी हद तक कम हो गई है। एक ज़माने में इनको सैलरी मिलती थी कि जो भी सेल्स हो इनको एक सर्टन सैलरी तो मिलेगी ही, मगर अब इनको सैलरी से कमीशन पे ला दिया गया है। मतलब कि जितनी ये सेल करेंगे, जितना ये कंपनी को फ़ायदा पहुंचाएंगे, उसके हिसाब से इनको इनकम मिल जाएगी। तो इससे ओवरऑल उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। उनकी जो ओवरऑल इनकम थी कंपनी से वो काफ़ी हद तक कम हो गई है, इवन दो वो अब और ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं। अब जब उनकी इनकम कम हो रही है तो उसके साथ और प्रॉब्लम्स ही आती हैं, जैसे कि घर में खर्चा पूरा ना होना और एक जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड था वो मेंटेन करके रखना। तो विली लोमैन इस बात से अवेयर होते हैं कि घर में उतने पैसे नहीं पहुंच पा रहे जितने पहुंचने थे, और इससे उन पर एक इमोशनल बर्डन जो था वो बढ़ता रहता है, और वो बर्डन उनकी ड्राइविंग में भी दिखता है। एज आई टोल्ड यू, वो एक सेल्समैन है तो उनको काफ़ी बार इंटर स्टेट ट्रैवलिंग करनी होती है, और जैसे आपको पता है USA एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, साइज़ में इंडिया से भी बड़ी है, तो कई स्टेट्स उनकी पार करने में कई घंटे लग जाते हैं। तो जब एक 63 साल का आदमी जो इतने सारे प्रेशर में है वो ड्राइविंग करेगा ऐसी ऐसे माइंडसेट के साथ, तो उसके कार एक्सीडेंट्स होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और विली लोमैन के कार एक्सीडेंट्स भी होने स्टार्ट हो जाते हैं। और इसकी वजह से घर में उनके काफ़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनकी वाइफ काफ़ी वरीड होती है कि उनके पति इतना इमोशनल प्रेशर ले रहे हैं और उनकी अर्निंग इतनी नहीं है, और अब इनको और दूर दूर जगह जाना पड़ता है। और इनको फिर ये भी डर होता है कि अगर रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई तो घर का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा। अब यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि विली लोमैन की प्रॉब्लम्स अपने आप में बहुत बड़ी है, मगर इस बात को वो एक्नॉलेज नहीं करते।
वो माइंड से काफ़ी डिलूजनल हो चुके हैं, मतलब कि जो असलियत है, जो रियलिटी है उनके सामने, वो उसको देख नहीं पाते। इवन दो उनकी जो एक इम्पोर्टेंस थी कंपनी में वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, और उनको एक ज़माने में जब सैलरी मिलती थी उससे उनको डिमोट करके अब कमीशन बेसिस पर रख लिया गया है। वो तब भी ये मानते हैं कि जो उनके बॉस है कंपनी में, हावर्ड, ऑलराइट, हावर्ड इनके बॉस का नाम है, ये अभी भी इनको बहुत पसंद करते हैं, और अगर ये इनसे कोई रिक्वेस्ट करेंगे तो ये ज़रूर मानेंगे। तो विली की पत्नी लिंडा वो अपने पति को सजेस्ट करती है कि आप अपने बॉस हावर्ड को ये बोलिए कि न्यूयॉर्क जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे आपको किसी लोकल ऑफिस में एक परमानेंट काम दे दे, और एक ऐसा काम हो जिसमें आपको ज़्यादा घूमना ना पड़े। और विली कहते हैं कि अरे ये तो काफ़ी अच्छा आइडिया है, और हावर्ड मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैंने बहुत सालों तक उसकी कंपनी के लिए काम किया है, उसके पिता के लिए भी काम किया है, अब वो उसने टेक ओवर कर लिया तो उसके लिए भी काम कर रहा हूँ मैं, सो वो मेरी बात तो बिल्कुल टाल नहीं सकता। मैं बिल्कुल उसके पास जाऊँगा और बोलूँगा कि मुझे न्यूयॉर्क के हेडक्वार्टर्स में एक नौकरी दे दे, मैं अब ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं कर सकता। अब क्या है कि विली लोमैन इस बात से अवेयर हैं कि वो लाइफ में इतने सक्सेसफुल नहीं बन पाए, उनके बहुत बड़े सपने थे मगर उनको वो एकम्प्लिश नहीं कर पाए। अब उनको पता है कि वो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, उनकी बीवी भी काफ़ी बूढ़ी है, और वो कैसे ना कैसे करके घर को चला रहे हैं, और उनको ये भी पता है कि आने वाले फ्यूचर में एज उनकी एज और ज़रा बढ़ेगी और उनकी जो मोबिलिटी है वो कम होगी, तो उनको और प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो इस सब टेंशन के बीचों बीच विली लोमैन को एक और प्रॉब्लम हो जाती है, वो हेलुसिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। हेलुसिनेट करना मतलब कि आपके सामने जो चीज़ नहीं है आप उसको देख रहे हो, और कुछ केसेस में उससे लोग बातें भी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो विली लोमैन भी ऐसे ही करते हैं, वो अपने घर में बैठे बैठे उनको सडनली उनको हेलुसिनेशन आती है कि वो समय में पीछे चले गए हैं, और उनके दो बेटे बिफ और हैप्पी उनके सामने फुटबॉल खेल रहे हैं, पूरे समाज में उनकी काफ़ी इज्जत है, और उनकी सैलरी आ रही है, पैसे उनके पास काफ़ी हैं, और ओवरऑल एक काफ़ी खुश फैमिली है उनकी। अब ये सब देख के लिंडा को काफ़ी वरी होती है कि उनके पति हेलुसिनेट कर रहे हैं, जो चीज़ नहीं है वो देख रहे हैं, और अपने बच्चों से, मतलब छोटे बिफ और छोटे हैप्पी से ऐसे बात कर रहे होते हैं कि जैसे उनके वो सामने हैं जबकि वो नहीं होते। तो एक तरीके से उनका जो मानसिक संतुलन था वो भी अब डगमगा रहा था। तब यहाँ पे इनके जो दो बेटे हैं वो पिक्चर में आते हैं, बिफ और हैप्पी, जो 34 और 32 साल के हैं रिस्पेक्टिवली। बिफ को पता है कि वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं और उनको अब एक प्रॉपर नौकरी उनकी अब तक हो जानी चाहिए थी, उनके पास होनी चाहिए थी, शायद उनके बच्चे भी होने चाहिए थे, उनकी एक बीवी भी होनी चाहिए थी, मगर वो अभी तक एकम्प्लिश नहीं कर पाए, उनको प्रॉपर नौकरी नहीं मिली। वो एक नौकरी से दूसरी नौकरी पे स्विच करते रहते हैं, और अभी रिसेंटली टेक्सास में एक फार्म में काम करके वापस आए हैं। उनको किसी नौकरी में संतोष नहीं मिलता, उनको इवेंचुअली एक फार्म में बेसिकली वो ट्रैक्टर चलाना वहाँ पर और फार्म में काम करना, उनको उसी से ही ज़्यादा सुख मिलता है। तो वही काम करके वो घर लौटे हैं, और घर लौट के उनको काफ़ी दुख होता है ये चीज़ देख के कि उनकी अब माता भी काफ़ी बूढ़ी हो गई है, उनके सफ़ेद बाल हो गए हैं, उनके पिता भी काफ़ी बूढ़े हैं, रिसेंटली कार एक्सीडेंट से वो मरते मरते बचे। वो हेलुसिनेशन भी उनकी स्टार्ट हो गई है, मतलब कि जो चीज़ उनके सामने नहीं है वो भी वो देख रहे हैं। अब दूसरी तरफ उनके जो भाई हैं, उनका नाम है हैप्पी, एज आई टोल्ड यू, 32 साल के हैं। इनके पास एक प्रॉपर नौकरी है, वैसी नौकरी है जैसे इनके पिता की है, मगर सिंस ये अभी जवान है तो काफ़ी भाग दौड़ कर लेते हैं और अपने लिए ठीक ठाक पैसे कमा लेते हैं। इनका न्यूयॉर्क में खुद का अपार्टमेंट भी है, मगर ये अपने पेरेंट्स से उतना नहीं मिलते जितना इनको मिलना चाहिए। और हैप्पी, कॉन्ट्ररी टू हिज नेम, नाम हैप्पी है मगर अंदर से हैप्पी नहीं है, अंदर से काफ़ी इनके असंतोष है, काफ़ी कंटेंट की काफ़ी कमी है इनमें, क्योंकि जो ये काम कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो लाइफस्टाइल इनका है वो वैसा ही है जैसा इनके फादर चाहते थे कि खुद का अपार्टमेंट हो, भाग दौड़ कर रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, लाइफ में आदमी बस आगे जा रहा है, बस भाग रहा है। उनको अंदर से खुशी नहीं थी अपने जीवन को लेकर, मगर तब भी अपने फादर को इम्प्रेस करने के लिए वो जितना कर सकते रहे उतना करते रहे। अब जब हैप्पी और बिफ दोनों घर आते हैं और अपनी माता से बात करते हैं, तो तीनों में काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट भी होती है, और उनकी माता उनको बताती है कि उनके पिता का क्या हाल है और किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, और काफ़ी दुखी हैं वो। और दोनों लड़कों को ये जान के काफ़ी एस्टॉनिशिंग लगता है कि ये कैसे हो गया, और उनको काफ़ी दुख भी होता है। अब इसी दौरान उनकी माता एक नई बात के बारे में भी उनको बताती है कि उनके फादर का एक्चुअली एक्सीडेंट नहीं हुआ,
वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो ऐसा क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं, परहैप्स बाद में स्टोरी में हमको पता लगता है कि उनकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी है कि जिसमें अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता है, कार एक्सीडेंट, तो उसमें उनको कुछ सडन पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो लिंडा दोनों बच्चों को बताती है कि शायद उनके फादर इसकी वजह से सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी ख़राब फाइनेंशियल कंडीशन है उनकी, और उनको दोनों बच्चों को उनकी मदद करनी चाहिए। हैप्पी और बिफ इस बात से एग्री करते हैं और दोनों अपने पिता की काफ़ी कदर भी करते हैं, उनसे काफ़ी प्यार भी करते हैं। तो दोनों एक डिसीजन लेते हैं आपस में। वो सोचते हैं कि वो कहीं से कुछ फंड इकट्ठा कर लेंगे, $50,000, $25,000, और उससे न्यूयॉर्क में ही एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हैप्पी भी अपनी लाइफ से खुश नहीं था और बिफ को भी पता था कि अब टाइम आ गया है कि वो एक सीरियस काम पकड़े। तो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि कहीं से वो एक कैपिटल ले लेंगे और एक न्यूयॉर्क में ही बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जिससे वो अपने पेरेंट्स के भी करीब रह पाएँ और उससे विली जो उनके पिता हैं वो भी खुश रहेंगे और ओवरऑल फैमिली में भी काफ़ी हैप्पीनेस आएगी। अब इस सब के बीच विली अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। वो अब धीरे धीरे उनकी जो हेलुसिनेशन थी, उनके जो जागते हुए जो सपने देखते थे, वो उसमें नए कैरेक्टर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें वो अपने बच्चों का बचपन याद करते हैं, वो ये याद करते हैं कि उन्होंने लाइफ में कहाँ कहाँ गलती करी, और ओवरऑल वो सब चीज़ें उनको हॉन्ट करनी स्टार्ट कर देती है। उससे उनको जो पछतावा था उनका, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और उनको फिर ये भी दिखता है कि जो उनकी सेल्स थी वो भी और ज़्यादा कम हो रही है। तो इस सब में उनकी जो कंडीशन थी और ज़्यादा वर्स होती रहती है। अब यहाँ पे शुरू होता है एक्ट 2 हमारी कहानी का, जहाँ पे विली और उनके बेटे बिफ दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस लाएंगे। विली का डिसीजन आपको पता ही है, वो अपने बॉस हावर्ड को ये बोलने वाले थे कि उनको अब ट्रैवलिंग जॉब नहीं चाहिए, तो अपने बॉस से बात करेंगे। बिफ ने ये डिसाइड किया कि वो अपने एक पुराने बॉस, एक ज़माने में वो एक व्यक्ति के लिए काम करते थे जिसका नाम था बिल ओलिवर, तो वहाँ पे एज ए क्लर्क वो काम करते थे। कुछ टाइम के लिए उन्होंने वहाँ पे काम किया था। तो उन्होंने सोचा कि बिल ओलिवर एक काफ़ी अमीर व्यक्ति है और बिफ को लगा कि शायद उसको अभी भी जानते होंगे। तो उन्होंने सोचा कि वो बिल ओलिवर के पास जाएंगे और उनसे लोन मांगेंगे और बिल ओलिवर उनको लोन दे देंगे, फिर वो बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। तो दोनों बाप बेटे डिसाइड करते हैं कि अब वो कुछ नया करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि लिंडा विली को रिमाइंड करती है कि उनको एक इंश्योरेंस की पेमेंट करनी है और साथ में आखिरी हाउस पेमेंट करनी है, क्योंकि 25 साल पहले उन्होंने ये अपना जो घर था वो लोन पे लिया था, तो आज उसकी जो आखिरी किस्त थी वो उनको पे करनी थी। तो अब उनको ये इस बात से खुशी होती है विली को कि अब फाइनली उनका घर भी उनका अपना हो चुका है। ये काफ़ी बड़ी एकॉम्प्लिशमेंट थी न्यूयॉर्क में अपना घर होना। खैर, अब उसके बाद विली अपने बॉस हावर्ड के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि उनको अपने जॉब में कुछ चेंजेस चाहिए। वो कहते हैं कि मुझे न्यूयॉर्क में एक परमानेंट जॉब चाहिए जहाँ पे मुझे ट्रैवल ना करना पड़े और मुझे $65 हर हफ्ते चाहिए होंगे अपने बिल पे करने के लिए। हावर्ड उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनते और ये कहते हैं कि वो सिर्फ एक ही तरीके से अपनी नौकरी रख सकते हैं, अगर वो ट्रैवलिंग करे। बिना ट्रैवलिंग के वो उनके किसी काम के नहीं है, वो उनको नौकरी पे नहीं रखना चाहते। विली फिर से कुछ रीनेगोशिएट करते हैं। वो कहते हैं देखो मुझे $50 अ वीक दे दो और मुझे बस ट्रैवलिंग नहीं करनी, मेरा वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। विली धीरे धीरे और डेस्परेट हो जाते हैं, वो अपना प्राइस और कम करते रहते हैं, वो $40 पे आ जाते हैं, मगर हावर्ड उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनते और एंड में दोनों के बीच में जो बात थी वो टूट जाती है और हावर्ड विली को नौकरी से निकाल देते हैं। मतलब कि एक जो उनके पास जॉब थी ट्रैवलिंग की वो भी छूट जाती है। नाउ ही इज़ फायर्ड, उनके पास कोई नौकरी ही नहीं बचती। अब विली जो पिता थे, उनका जो अटेम्प्ट था लाइफ को सुधारने का वो फेल हो चुका था। अब बेटे की बारी थी। तो बिफ उनके जो पुराने बॉस थे बिल ओलिवर, उनके पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि अरे आपको याद होगा मैंने आपके लिए काम किया था, अभी मुझे कुछ आपकी नीड है, मुझे आप लोन दे दीजिए। मगर बिल ओलिवर उनकी बात नहीं सुनते। वो कहते हैं कि मुझे याद भी नहीं है तुम कौन हो, और बेसिकली उनको वहाँ पे जाने के लिए कहते हैं। अब जाने से पहले बिफ बिल ओलिवर की डेस्क में से एक पेन चुरा लेते हैं। बेसिकली बिफ को एक बीमारी होती है, वो चोरी करते हैं जहाँ भी वो जाते हैं, तो कुछ चीज़ जो उनको दिखती है वो उठा लेते हैं। वो ऐसा इंटेंशनली नहीं करते, मगर एक इंस्टिंक्टिवली उनसे हो ही जाता है, उससे वो रेजिस्ट नहीं कर पाते। ये अपने आप में एक बीमारी है। खैर, अब बिफ वापस घर जा रहे होते हैं और वो काफ़ी डिप्रेस्ड होते हैं, क्योंकि उनको भी अंदर से पता लगा कि बिल ओलिवर उनको लोन नहीं देने वाला था। वो बेसिकली अपने फैमिली को कुछ उम्मीद देने की कोशिश कर रहे थे कि अभी भी हम कुछ कर सकते हैं, मगर वो बैडली फेल हुए। अब उसी दौरान हमको यहाँ पे
स्टोरी में ये भी पता लगता है कि बिफ पढ़ाई में भी काफ़ी वीक थे, वो एक ग्रेजुएट भी नहीं थे, और उसका रीज़न था उनके पिता। क्योंकि एक ज़माने में क्या था कि जब बिफ बहुत छोटे थे, हाई स्कूल में थे, तो उस दौरान वो मैथ के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए थे, और उसके बाद उनको वो एग्ज़ाम फिर से देना था। काफ़ी बार वहाँ पे होता है हाई स्कूल में, मैथ या किसी और सब्जेक्ट में कोई अगर फेल हो जाए तो वो एग्ज़ाम फिर से दे देता है, वो नेक्स्ट क्लास में आगे चला जाता है। तो उसमें कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं थी। मगर जब वे फेल हुए और ये बात बताने के लिए वो अपने पिता के पास गए उनके ऑफिस में, वहाँ पे उनको दिखा कि उनके पिता किसी और औरत के साथ बैठे हैं, और बेसिकली जो लिंडा है विली की पत्नी, उनके साथ चीट कर रहे हैं। तो बिफ जब ये देखते हैं कि उनके पिता चीटिंग कर रहे हैं और किसी और के साथ वो प्यार करते हैं, तो जो इज्जत थी उनकी अपने फादर के लिए वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और तब से वो डिसाइड करते हैं कि वो उस रास्ते पे नहीं चलेंगे जिस रास्ते पे उनके फादर उनको चलाना चाहते हैं, और ओवरऑल वो स्टडीज़ में उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और वो इधर उधर छोटे मोटे जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। अब उसके बाद तीनों लोग रेस्टोरेंट में मिलते हैं, विली, बिफ और हैप्पी। विली अपने बेटे को बताते हैं कि मेरी नौकरी अब चली गई है, और बिफ और हैप्पी को ये सुन के ऑफ कोर्स काफ़ी दुख लगता है। और बिफ फिर धीरे धीरे बताने की कोशिश करते हैं कि देखो, जो मैं वो लोन की बात कह रहा था वो हो नहीं पाया, और उनको धीरे धीरे ये बात बहुत ही पोलाइट तरीके से बताने की कोशिश करते हैं कि अब बिफ भी कुछ कर नहीं सकता। और विली को जैसे ही ये बात पता लगती है, उनकी जो टेंशन थी वो और ज़रा बढ़ जाती है, और उनकी हलुसिनेशन फिर से स्टार्ट हो जाती है। अब इस बार हलुसिनेशन में वो नई चीज़ें देखते हैं। उनको सडनली अपना भाई, एक ज़माने का उनका भाई था जिसकी मृत्यु हो चुकी है, बेन, वो दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो वो सडनली बेन से बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो बेन से पूछते हैं कि बताओ तुमने इतने सारे पैसे कैसे कमा लिए, मैं तो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाया, और तुम तो बहुत अमीर थे। और ये जो हलुसिनेशन थी विली की, उनके दोनों बेटों के सामने हो रही होती है, और उनके दोनों बेटे देखते हैं कि किस तरीके से उनके फादर बस अब खो गए हैं, और कोई चीज़ जो उनके सामने नहीं है उससे बातें करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अब जैसे विली अपने ख्यालों में खो जाते हैं, तो बिफ और हैप्पी दोनों को कुछ लड़कियां मिलती है रेस्टोरेंट में, और वो उनसे बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, और बाद में उन लड़कियों के साथ ही कहीं पे वो डेट पे चले जाते हैं, और उनके पिता वहीं पे रेस्टोरेंट में रह जाते हैं। वो कम्प्लीटली खोए हुए हैं और उनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है। अब जब वो बात कर रहे होते हैं अपने डेड ब्रदर से, या फिर विली के दिमाग में उनको लग रहा होता है कि वो अपने मृत भाई से बात कर रहे हैं, तो उनका मृत भाई उनको एक एडवाइस देता है। वो उनको कहता है कि देखो, तुम्हारे पास जो इंश्योरेंस पॉलिसी है $25,000 की, तुम उसका इस्तेमाल कर लो, अपनी गाड़ी कहीं पे ठोक दो, सुसाइड कर लो, और तुम्हारे जो पैसे तुमको मिलेंगे तुम्हारी फैमिली को, उससे वो लोग बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ये फाइनल एक्ट है हमारी स्टोरी का। अब क्या है कि दोनों जो लड़के थे, बिफ और हैप्पी, दोनों घर में आते हैं, और लिंडा दोनों से काफ़ी नाराज़ होती है। तो माँ जो थी दोनों बेटों को डांटती है और कहती है कि तुम्हारे फादर कहाँ पे है, तुमने उनको रेस्टोरेंट में ही छोड़ दिया, तुम कैसे बेटे हो, और तुम्हें पता है कि तुम्हारी फादर की कंडीशन क्या है, कितनी टेंशन में है वो। तो दोनों जो लड़के हैं वो अपोलोजाइज़ करते हैं, और फिर विली भी घर आ जाते हैं। उसके बाद विली और बिफ में एक बहुत ही फ्रैंक डिस्कशन होती है, जहाँ पे बिफ बहुत ओपनली कहता है कि देखो, ना तुम्हारे पास कोई ज़्यादा बड़े कनेक्शन है, ना तुम्हारी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नौकरी है, ना मेरे पास कुछ है। हम दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे थे, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम बस दो लोग हैं जो बस अपनी रोज़ी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बहुत ही फ्रैंक डिस्कशन होती है, जहाँ पे बिफ और विली एक दूसरे के बारे में जो भी उनको कहना था वो कहते हैं। अब इससे क्या होता है कि जो भी पुराने डिफरेंसेस थे वो भी मिट जाते हैं, और विली एग्री करते हैं कि वो अपने बेटे से काफ़ी प्यार करते हैं। उसके बाद विली अपनी गाड़ी की चाबी उठाते हैं, और वो कहते हैं मैं कुछ समय में आया, और वो घर के बाहर जाते हैं। और वो घर के बाहर जाते हैं सुसाइड कमिट करने के लिए, क्योंकि जो उनको हेलुसिनेशन आ रही थी वो उनको यही कह रही थी कि तुम सुसाइड कमिट कर लो, और जो इंश्योरेंस के पैसे होंगे उससे तुम्हारा बेटा कुछ आगे जाके बिजनेस कर लेगा। वो गाड़ी में बैठते हैं और अपनी गाड़ी को कहीं पे ठोक देते हैं, और उससे वो मर जाते हैं। ही कमिट सुसाइड। और फिर उनका फ्यूनरल होता है विली का। वहाँ पे उनकी बीवी भी आती है, और वो काफ़ी सरप्राइज होती है ये देख के कि उनके पति के फ्यूनरल में बहुत कम लोग आए हैं। तो अब यहाँ पे हमको ये देखना स्टार्ट होता है कि थ्रू आउट द स्टोरी, या मैं कहूँ इन सब कैरेक्टर्स की ज़िंदगी में जो हकीकत थी, इससे ये बहुत ही ज़्यादा परे थे। विली को ये मिसकंसेप्शन था कि वो एक बहुत ही बेहतरीन सेल्समैन है,
और उनके बॉस उनके बिना काम नहीं चला सकते। बिफ को ये मिसकंसेप्शन था कि उनके बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं और उनको बहुत आराम से लोन मिल जाएगा, और दोनों को ये जो रियलिटी थी उससे वो मतलब भाग रहे थे, उससे मुंह चुरा रहे थे कि बेसिकली फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में है, और अगर उनको कोई मदद ना मिली तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ड्रास्टिकली गिर भी सकता है। फाइनली हमारी स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है, फ्यूनरल पे, जहाँ पे लिंडा विली की ग्रेव छोड़ के जाती नहीं है। वो यही कहती है वहाँ पे खड़ी होके कि अब हमारा घर तो डेट से फ्री हो चुका है, हमारा अपना है, मगर इस घर में मुझे अकेला रहना होगा। और उनके जो दोनों बेटे थे वो भी वापस अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए चले जाते हैं। सो दिस इज़ दी एंड ऑफ आवर स्टोरी। अब कुछ जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ और जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं और जिन कैरेक्टर्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात करी है उनके बारे में बात कर लेते हैं। विली लोमैन ऑफ कोर्स हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर हैं। इनकी पत्नी है लिंडा लोमैन, जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अब विली लोमैन और लिंडा लोमैन हस्बैंड वाइफ हैं। इनके दो बेटे हैं, बिफ लोमैन और हैप्पी लोमैन, ऑलराइट। और अब देखो यहाँ पे दो और कैरेक्टर्स थे, चार्ली और बर्नार्ड। चार्ली विली लोमैन के नेबर हैं, इनके साथ में रहते हैं। अब इनके बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि इनका एक बेटा है बर्नार्ड। अब जैसे बिफ पढ़ाई में इतना अच्छा कर नहीं पाया, कुछ आगे बन नहीं पाया, बर्नार्ड उसके ऑपोजिट था। ये आगे जाके काफ़ी एक बड़ा लॉयर बनता है, काफ़ी अमीर लॉयर बनता है, और ओवरऑल लाइफ में जो कहते हैं सक्सेसफुल बनता है। इसके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं और सोसाइटी के हिसाब से काफ़ी खुश होता है। अब क्या था कि जब बर्नार्ड और बिफ दोनों छोटे थे तो विली लोमैन हमेशा ये चाहता था कि बिफ बर्नार्ड को पीछे छोड़ दे। वो उसने कभी ये नहीं देखा कि बिफ के इंटरेस्ट में क्या है, बिफ क्या बनना चाहता है, बिफ के लिए क्या सही है। विली लोमैन बस इस बात से कंसर्न था कि उसकी फैमिली दूसरों से बेहतर होनी चाहिए। विली लोमैन के लिए सक्सेस का मतलब क्या था कि आप अगर दूसरों से बेहतर हो, आपके पास उनसे ज़्यादा पैसा है, उनसे ज़्यादा बड़ा घर है, तो आप सक्सेसफुल हो। विली लोमैन ने सारी ज़िंदगी कभी सक्सेस को ऐसे नहीं तोला कि जो आपके पास है उससे आप खुश हो या नहीं हो, आप उससे सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, वो कभी भी स्टैंडर्ड नहीं था। और जो अमेरिकन ड्रीम है, अमेरिकन ड्रीम बेसिकली है क्या, वो यही है कि दूसरों से ज़्यादा आपके पास हो। अमेरिकन ड्रीम में ये बात नहीं की जाती कि जो आपके पास है, चाहे जो भी है, आप उससे खुश हो। वो अमेरिकन ड्रीम कैपिटलिज्म पे जो बेस्ड है वो इसी बारे में है कि और ज़रा आगे बढ़ो, और ज़रा कभी भी ये कर्व ख़त्म नहीं होता कि आपने अब इनको भी ये छोड़ दिया, अब आप इसको पीछे छोड़ो। तो कई बार इस अमेरिकन ड्रीम के पीछे भागते हुए लोग खुद को धोखा देते हैं, खुद को धोखे में रखते हैं, और यही ट्रेजेडी यहाँ पर विली लोमैन के साथ भी हुई, जो थ्रू आउट हिज लाइफ अमेरिकन ड्रीम के पीछे भागता रहा, मगर उसने कभी ये नहीं देखा कि जो उसके पास है वो उस पर फोकस करे, और वो ये दिखाने की कोशिश ना करे जो वो नहीं है।